हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चमोली जनपद का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने चमोली जनपद के विभिन्न चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चमोली जनपद का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, जिसमें हम चमोली जनपद के कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट 2 है चमोली जनपद का। आज पूर्ण रूप से बात करेंगे चमोली जनपद के पार्ट 2 के बारे में, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले चमोली जनपद के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, चमोली जनपद में नीति, किंगरी, बिंगरी और माणा डुंगरीला दर्रा ये हमारे कहाँ पर है? चमोली में। अच्छा, कौन कौन से हैं? नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा डुंगरीला दर्रा कहाँ हो गए हमारे? ये चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे चमोली और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो दोस्तों, बालचा, चोरहोती, सलसला, लमलंग, तंजू, भ्यूंडार दर्रा हमारे चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित हैं। फिर बात करेंगे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे हमारे स्थित हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में हमारे बाराहोती, मारियचोक, लातूधुरा, टोपीधुंगा दर्रे आदि स्थित हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में कौन सा दर्रा है। तो दोस्तों, कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। ये इससे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और बाराहोती दर्रे के बारे में भी इससे पहले पूछा गया है, जो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों, राज्य में दूसरी फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी चिनाब घाटी है ये चमोली में स्थित है। चिनाब घाटी को ही हमारा दूसरी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और अगर दोस्तों, जो हमारा चमोली जनपद है इसके अंतर्गत अगर अन्य घाटियों की बात करेंगे तो दोस्तों, सोल घाटी, निजमुला घाटी, पागल घाटी और पागल नाला घाटी जो हमारे हैं दोस्तों, ये हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के खनिज संपदा के बारे में। तो दोस्तों, राज्य में एकमात्र जो टिन का उत्पादन होता है, जो टिन हमें पाया जाता है बहुतायत, तो दोस्तों वो चमोली जनपद में हमारा पाया जाता है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा मोहन खाल हो गया, धनपुर और पोखरी का जो क्षेत्र है दोस्तों, इन तीनों ही क्षेत्र में हमारा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। फिर बात करेंगे किस नदी के बालू में सोना पाया जाता है। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के बालू में सोना पाया जाता है। फिर देखिए, राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों, चमोली के जो पीपली कोट नामक जगह है, यहाँ पर हमारा उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। फिर देखेंगे, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कहाँ और कब की गई। तो दोस्तों, जो हमारी रूपगंगा घाटी है, रूपगंगा घाटी में 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई। अच्छा, गंधक दोस्तों ये हमारा एक पानी ही होता है, पानी में यानी कि डिजॉल्व होता है। यदि अगर इसमें चर्म रोग से संबंधित अगर कोई व्यक्ति नहाता है तो उसके रोगों को ठीक होने के, उपचार होने के अधिकतर चांसेस उस पर रहते हैं। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में। तो दोस्तों, फूलों की घाटी हमारी चमोली में है। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले भी फूलों की घाटी से अन्य क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बनते आ गए हैं। और फूलों की घाटी की खोज अगर किसने करी तो दोस्तों, ये हमारी फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। अच्छा, द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, ये भी हमारे कौन है? फ्रैंक स्माइथ ही है। अच्छा, द फ्लावर्स ऑफ वैली पुस्तक की जो रचना है, द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक की जो रचना करी गई वो कब करी गई। तो दोस्तों, 1937 ईस्वी में फूलों की घाटी के मध्य में जो हमारे फ्रैंक स्माइथ थे वो गए हुए थे, और 1938 में उन्होंने इस किताब का उल्लेख किया है, यानी कि इस किताब की रचना उनके द्वारा करी गई। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों, 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगर दोस्तों वैसे कहेंगे कि फूलों की घाटी की खोज कब करी गई, तो दोस्तों ये 1931 में फूलों की घाटी की खोज की गई थी। फिर बात करेंगे, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची पर कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची पर शामिल किया गया था। फिर बात करेंगे, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन शब्द से प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है। तो इनके द्वारा इसको अलका कहा गया है। फिर देखेंगे दोस्तों, फूलों की घाटी का उपनाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, केदारजू, बेकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये हमारे फूलों की घाटी के अन्य नाम हैं।
ये इससे पहले एग्जामों में पूछ चुके हैं कि फूलों की घाटी के अन्यत्र नाम, यानी कि 3 या 4 नाम, 3 नाम आपको अलग से देता है और एक नाम अलग दे देता है, उसमें से आप लोगों को छांटने की बात की जाती है। तो दोस्तों उसमें से आप लोगों ने देखा होगा केदारजू, बेकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावली और फ्रैंक स्मिथ घाटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, हमारा फूलों की घाटी को जाना जाता है। फिर बात करेंगे फ्रैंक स्मिथ के साथ कामेट पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों जो हमारा होल्सवर्थ था, ये हमारा फ्रैंक स्मिथ के साथ कामेट पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति था, जो 1939 ईस्वी में चढ़ा था। और लंदन से जो और दोस्तों जो हमारे 1939 में लंदन से की जो मार्गेट लेक है दोस्तों, वो भी हमारे फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। फिर बात करेंगे फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय कब से कब तक रहता है। तो दोस्तों हमारे जुलाई से अक्टूबर तक फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय रहता है। अच्छा, फूलों की घाटी की बात करेंगे दोस्तों, ये समुद्र तल से 3600 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है। फिर बात करेंगे अमेला या फिर पॉलीगॉन नामक जो खरपतवार है दोस्तों, इसके वृक्ष जो है वो फूलों की घाटी के मध्य में लगातार फैल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर यह घास जो है वो विनाशक रूप वहाँ पर धारण कर रही है, जो हमारे फूलों को नष्ट करने में काफ़ी चरम अवस्था पे काम कर रही है। फिर देखेंगे दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारे डब्ल्यू गार्डन, यानी कि 1883 में इनका आगमन यहाँ पर होता है नंदा देवी वाले क्षेत्र में। और दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, जिसका जो अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। फिर दोस्तों बात करेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही इसकी स्थापना करी गई थी। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर है, हमारा जोशीमठ में है। फिर अगर बात करेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर कब शामिल किया गया। तो दोस्तों 1998 में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर पर शामिल किया गया। फिर देखिए दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करेंगे। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है। और जो हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी जाती है। फिर देखेंगे दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों तो 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर दोस्तों इसको 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी देखने को मिलता है। वहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिले उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पर चयनित करें उसको। अगर चमोली जनपद के बुग्यालों के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल, पन्नार बुग्याल ये हमारे चमोली में है। अगर राज्य का सबसे बड़े बुग्याल की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा वेदनी बुग्याल है। और वेदनी बुग्याल हमारा चमोली जनपद में स्थित है, जो हमारा रूपकुंड के पास में स्थित है। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों ओली गुरसो बुग्याल, तो दोस्तों ये हाथी पर्वत पर स्थित है। अच्छा, हाथी पर्वत की ऊंचाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, 6727 मीटर इसकी हाइट है। फिर बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मीवन बुग्याल, रताकोंड बुग्याल, घस्तौली बुग्याल माणा के जो ऊपर में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो हमारे हुन्निया बुग्याल और वसुंधरा प्रपात पर स्थित है दोस्तों। अच्छा, ये जो हुन्निया बुग्याल है, ये वसुंधरा जो जलप्रपात है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। अच्छा, वसुंधरा जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, 122 मीटर है। ये मैंने आपको कल भी बताया हुआ था। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो हमारा चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाद बुग्याल और जो बगजी बुग्याल है, यानी कि हिमालय का जो सबसे मनोरम दृश्य देखा जाता है दोस्तों, हमारे बगजी बुग्याल से देखा जाता है। इसको ट्रैक ऑफ द ईयर 2021 भी दिया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर देखिए दोस्तों बात करेंगे मलारी के पास चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल भी है दोस्तों, जो हमारा मलारी वाला क्षेत्र है। मलारी से आप लोगों ने देखा होगा 1956 में यहाँ से छावाधानों की खोज करी गई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। और दोस्तों यहीं पर जो हमारा एक चौफिट शिखर है, वहीं पे हमारा क्या है, चौफिट बुग्याल भी स्थित है। फिर बात करेंगे रुद्रनाथ बुग्याल की, जो हमारे कहाँ पर है, गोपेश्वर के पास में स्थित है। दोस्तों जो जलीसेरा बुग्याल है वो भी हमारे तपोवन चमोली में स्थित है। बात करेंगे भेटी बुग्याल व कोराखर्क भी हमारा कहाँ पर है, चमोली में है। बद्रीनाथ के चारों ओर, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल या फिर बद्रीनाथ के चारों ओर
कौन सा बुग्याल है, बद्रीनाथ किस बुग्याल से घिरा हुआ है, तो दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, ये कैला बुग्याल हो गया। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के परिवहन के बारे में, परिवहन की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, अच्छा, जिसकी लंबाई 379 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। NH58 का नया नाम ही NH7 रखा गया। अच्छा, इसका पहले जो नाम था दोस्तों वो NH58 था, लेकिन अभी इसका नाम क्या रख दिया गया है, NH7 रख दिया गया है, जो हमारा रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों हम गौचर हवाई पट्टी की। तो दोस्तों जो हमारा गौचर हवाई पट्टी है ये भी हमारे कहाँ पर है, ये चमोली में। अच्छा, चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी कहाँ है, इसका नाम परिवर्तन करके माँ गंगा इसका नाम रख दिया गया है। तो ये हमारी कहाँ पर है दोस्तों, चिन्यालीसैंण, ये हमारी उत्तरकाशी में है। अगर बात करेंगे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पर है, तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हमारा देहरादून में है। इसका जो पहला नाम था दोस्तों वो हमारा कौन सा था, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा इसका नाम था। अगर नैनी सैनी की बात करेंगे तो दोस्तों नैनी सैनी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पिथौरागढ़ पर हो गया। अगर फूलबाग हवाई अड्डे की बात करेंगे दोस्तों तो फूलबाग हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पंतनगर पे स्थित है। और दोस्तों जो हमारा गौचर हवाई अड्डा है वो कहाँ पर हो गया, चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में वन आंदोलनों के बारे में। तो दोस्तों डूंगी पैंतौली आंदोलन जो है हमारा, डूंगी पैंतौली आंदोलन चमोली जनपद में बांज वृक्ष के अवैध कटान के लिए इसको चलाया गया था। अच्छा, डूंगी पैंतौली आंदोलन कब का है, तो दोस्तों ये हमारा 1980 का है। फिर बात करेंगे दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा झपटो छीनो आंदोलन था ये हमारा 21 जून 1998 से इसको चलाया गया था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। यह आंदोलन लाता गांव से शुरू हुआ था और जिसमें जो ग्रामीण लोग थे दोस्तों उनके पशुओं को भी इन लोगों ने क्या कर दिया था, नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें छोड़ दिया था, ताकि किसी भी तरीके से जो वन अधिकार, वनों को जो सरकारी भूमि में तब्दील होने से बचाने के लिए इन लोगों ने ये कार्य इनको करना पड़ा था। इसी को हमारा झपटो छीनो आंदोलन कहा गया, जो हमारा 21 जून 1998 को चलाया गया था। फिर बात करेंगे मैती आंदोलन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में मैती उपनाम से किसे जाना जाता है, तो कल्याण सिंह रावत जी को हमारे मैती उपनाम से भी जाना जाता है। मैती आंदोलन 1996 से दोस्तों शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज के जो शिक्षक थे हमारे कल्याण सिंह रावत जी, इनके द्वारा मैती आंदोलन को शुरू किया गया था। फिर बात करेंगे जो हमारा ये मैती आंदोलन था दोस्तों, इसके तहत जो हमारे विवाह के अवसर होते थे उसमें जो वर और वधू होते दोस्तों वो पौधे को रोपते थे, जिसकी रक्षा लड़की के जो मायके वाले हैं उनके द्वारा किया जाता था दोस्तों। फिर बात करेंगे मैती आंदोलन में मूर्त रूप हिमालय वन्यजीव संस्थान द्वारा दिया गया। अच्छा, जो मैती आंदोलन था इसका जो मूर्त जो रूप दिया गया दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया, हिमालय वन्यजीव संस्थान के द्वारा दिया गया था। फिर बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों चिपको आंदोलन हमारा 1974 से चमोली जनपद के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जिसके जो प्रेरणाता था दोस्तों वो हमारे कौन थे, गौरा देवी इसके प्रेरणाता थे। फिर बात करेंगे चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था और इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय था दोस्तों वो किसको जाता है, हमारा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ का नारा भी दिया था, वो इसी चिपको आंदोलन के संबंध में दिया था। और चिपको आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों वनों की अवैध कटाई को रोकना इसका उद्देश्य था। इससे पहले ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों फिर देखिए चिपको आंदोलन में महिलाओं ने दोस्तों 1977 में एक नारा दिया था। वो नारा क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछ दिया गया है कि चिपको आंदोलन के संबंध में महिलाओं द्वारा 1977 में कौन सा नारा दिया गया था, तो क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। दोस्तों चमोली जनपद में हमारा बद्रीनाथ धाम है। अच्छा, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन दोस्तों यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कड़ाई उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अगर बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा अगर किया गया कहेंगे तो दोस्तों जो हमारे दौलत राव सिंधिया थे इनके द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अच्छा, लवकुश मंदिर हमारा चमोली जनपद में है। अनुसुईया माता का मंदिर भी हमारा चमोली में है। बधानगढ़ी मंदिर हमारा चमोली जनपद के चिल्ला घाटी में स्थित है। अगर बात करेंगे गोपीनाथ मंदिर की तो दोस्तों ये भी हमारे गोपेश्वर चमोली में स्थित है। और जो लाटू देवता और अंजनी माता का जो मंदिर है दोस्तों ये भी हमारा कहाँ पर है, चमोली जनपद में। अगर पनेश्वर देवालय चमोली के गौचर में ये भी हमारा एक मंदिर समूह स्थित है।
फिर बात करेंगे दोस्तों चमोली जनपद के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो दोस्तों ग्वालदम एक पर्यटक स्थल है चमोली जनपद का। अगर बात ग्वालदम के बारे में करें तो ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर एक पर्यटक स्थल है। फिर बात करेंगे ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों जो ग्वालदम है, ग्वालदम में हमारा एसएसबी का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी ग्वालदम में हमारा स्थित है। अगर बात जोशीमठ की करेंगे तो जोशीमठ भी चमोली का एक पर्यटक स्थल है। जोशीमठ में दोस्तों कत्यूरियों की राजधानी रही थी। मैंने बताया था कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी राजधानी रहती है जो निकट जोशीमठ के आसपास में है। तो दोस्तों जोशीमठ कत्यूरियों की राजधानी थी जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे ही शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। अच्छा, जो हमारा कार्तिकेयपुर है दोस्तों, कार्तिकेयपुर वाले स्थल को ही हमारा क्या कहा जाता है, शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। यहीं पर भगवान नरसिंह का भी एक मंदिर है। अगर दोस्तों पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर है तो दोस्तों ये हमारा कहाँ पर है, टनकपुर में है। अच्छा, टनकपुर किस जनपद के अंतर्गत आता है तो ये हमारे चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। अगर पूर्णागिरि शक्तिपीठ की बात करेंगे दोस्तों तो फिर ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में करी जाती है। जो हमारे बद्रीनाथ भगवान हैं, अगर इनके शीतकालीन पूजा करें, फिर शीतकालीन आवास की बात करेंगे तो जो नरसिंह मंदिर है दोस्तों हमारा चमोली में, इनकी वहाँ पर पूजा करी जाती है। जोशीमठ में जो सहतूत वृक्ष है दोस्तों, उसके नीचे जो हमारे शंकराचार्य जी थे उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ये दोस्तों सहतूत का वृक्ष है ये लगभग 200 वर्ष पुराना इसको माना गया है। फिर बात करेंगे आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम जो शंकराचार्य बने वो दोस्तों हमारे टोटकाचार्य को बनाया गया था। फिर बात करेंगे जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। यहीं पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा भी है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही हमें जोगी झरना भी देखने को मिलता है जो काफ़ी सुरम्यमय झरना है। फिर बात करेंगे दोस्तों मणिकर्णिका कुंड जो जोशीमठ में है। अगर गौचर शहर की बात करें दोस्तों तो गौचर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ एक हिल स्टेशन है। अगर फिर बात करेंगे 1920 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर कौन आई हुई थी गौचर में, लेडी विलिंगटन यहाँ पर हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिली। अगर बात करेंगे दोस्तों जो हमारी लेडी विलिंगटन है, इसने जो हमारा गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया गया था। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर गौचर में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा विवादित क्वेश्चन था जो हमारा अभी उत्तराखंड पुलिस का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू गढ़वाल कब आए थे, ये क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो दोस्तों अधिकतर बच्चों का रेफरेंस गौचर मेले से संबंधित, क्योंकि उस समय पर जो हमारे कमिश्नर बनर्जी थे उनके द्वारा गौचर मेला भी मनाया गया था। तो 1938 के आसपास में, 1938-39 के आसपास में नेहरू के यहाँ आने का प्रमाण अधिकतर लोगों के द्वारा दिया गया था, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन को गलत ठहरा कर 1930 उसका आंसर कर दिया गया था। तो दोस्तों 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू गौचर आए थे और नेहरू जी ने 14 नवंबर 1943 को गौचर औद्योगिक मेले का भी प्रारंभ किया था। इसमें जो प्रारंभिक करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों कमिश्नर हमारा बनर्जी के द्वारा दिया जाता है। अगर फिर बात करेंगे जो गौचर शहर है दोस्तों उसको स्वच्छ गंगा टाउन एरिया पुरस्कार जो दिया गया वो 2019 में इसको स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी दिया गया है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद के इन विभिन्न तथ्यों के बारे में आज हमने बात करी और गौचर शहर से भी संबंधित हमने लगभग सभी संपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करी। दोस्तों ये जो सीरीज है हमारी लगभग 3 पार्ट के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होने के कारण मैंने इसको जल्दी जल्दी से ही कराना चाहा। और इसके बाद एक और चमोली जनपद का हमारा सीरीज़ रह चुका है जो हम कल उसको भी अपलोड कर देंगे। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।